हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 14। आज हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला निकाला था हमने 1/4πε0 Q/r²। वो हमने पढ़ा था एक पॉइंट के लिए। क्लियर है? उसमें क्या था, एक पॉइंट था हमारे पास Q और इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/4πε0 Q/r²। पर जब हम प्रैक्टिकली देखने के लिए जाते हैं तो जो हमें चार्ज मिलता है वो पॉइंट चार्ज नहीं मिलता है। कैसे चार्ज मिलता है? तो हमने देखा होगा कि एक शहर से दूसरे शहर जब लाइन जाती है तो वायर में जाती है और उस वायर में चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज ऐसा रहता है ना कि पॉइंट चार्ज के फॉर्म में रहता है। या फिर हम कभी देखते हैं तो चार्ज पूरे सरफेस पर होता है इस टाइप से। जैसे कि कूलर है लोहे का, अगर उसमें चार्ज लीकेज हो रहा है तो वो पूरी बॉडी पर चला जाता है, मीन्स वहां पे सरफेस पर पूरे पे चला गया है। इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस वायर के कारण भी आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर बादल जो हैं आपस में क्या होते हैं, दोनों जब इधर से बादल आता है इधर से आता है, दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज से भर जाते हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। तो हमारे जो प्रैक्टिकली जो हमें देखने के लिए मिलता है, चार्ज इस टाइप से मिलता है, लीनियर, या फिर हमें सरफेस के फॉर्म में मिलता है या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में मिलता है। तो हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, या फिर पूरे वॉल्यूम के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए था। अब हमें जो है फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्लियर है? क्योंकि पूरे इसके लिए पढ़ना पड़ता है, पूरी लाइन के लिए, पूरे सरफेस के लिए, पूरे वॉल्यूम के लिए। क्लियर है? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कंडक्टर है, एक वायर है। अब इस वायर पर नेट चार्ज पहले कितना है, 0 है, Q = 0। क्लियर है? अब हमने इसको यहां पर चार्ज दिया, कहीं पर ये बहुत सारा चार्ज दे दिया इकट्ठा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, या फिर कंसिडर कर लीजिए कि बहुत सारा हमने क्या दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, एक ही जगह पर दे दिया। क्लियर है? अब क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो ये रिपेल होते होते कहां पर चले जाएंगे, ये इस टाइप से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक जगह पे पहले इलेक्ट्रॉन थे, सभी लाइक चार्ज थे, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते करते चले जाते हैं। अब रिपेल करते करते ये पूरे इसमें फैल जाते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और ये वाला जो है इसको ऊपर रिपेल करेगा। क्लियर है? तो कंडीशन आएगी ऐसी कि यहाँ पर इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा हर एक चार्ज के लिए हो जाएगा। इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर एयर है, इंसुलेटर, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगी। इधर भी इंसुलेटर है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देगी। तो एक टाइम ऐसा होगा कि इसमें जो चार्ज है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कंटिन्यू क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? और इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? एक तरीके का यह भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक जैसे हमने स्फीयर ले लिया, लोहे का स्फीयर है, जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा, एक स्फीयर। क्लियर है? अब उस स्फीयर पर हमने कहीं पर एक जगह पे क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, बहुत सारा चार्ज दे दिया। ठीक है, ये नेगेटिव बहुत सारा हमने चार्ज दे दिया एक ही जगह पर।
तो क्या होगा कि रिपेल होते 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 पूरे फुटबॉल के सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। फुटबॉल मैंने बताया आपको कि आयरन का लिया मींस कंडक्टर है, क्लियर है। तो एक दूसरे को रिपेल करते करते ये पूरे सरफेस पर क्या हो जाएंगे, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्लियर है। कब तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, जब तक सभी के सभी जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्विलिब्रियम में न आ जाए। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा, और ये इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये कहाँ जाएगा, बीच में ही रहेगा। इस पेन को इधर से धक्का मारो, इधर से इक्वल फोर्सेस मारो, तो ये तो बीच में रहेगी, क्लियर है। तो पूरे एंटायर सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट हम इसको अलग अलग तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन के फॉर्म में होगा, एक सरफेस पर हो रहा है, ठीक है। जैसे बोर्ड इसका एक सरफेस है, इस पर चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी टाइप से अगर किसी वॉल्यूम में हो रहा है, ठीक है, जैसे तरबूज देखा, उसके अंदर जो बीज हैं पूरे वॉल्यूम में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्लियर है। तो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। इस टाइप से पूरे आपके लाइन में या फिर सरफेस में या फिर वॉल्यूम में क्या हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमारा रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक लीनियर वायर पे हो रहा है, वायर बहुत सारे आपने देखे होंगे, जब भी हम करंट को एक जैसे दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वहां पर एक पूरा वायर रहता है, क्लियर है। तो हमने एक वायर ले लिया है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर हो रहा है। पॉजिटिव एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक लीनियर वायर पे क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो इफ, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लीनियर conductor, then this distribution is called linear charge distribution, क्लियर है। तो एक लंबे वायर पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कंडीशन में चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इस पूरे इसमें चार्ज कितना है तो कंसीडर कर लेते हैं Q है पूरे वायर में। अब अगर मैं कहूं कि इस वायर की लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। 10 सेंटीमीटर की लेंथ में कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो हम कहेंगे Q/10। तो इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहेंगे, क्लियर है। कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पूरी में तो Q है तो यूनिट में कितना हो जाएगा, Q/10 मीन्स इसकी लेंथ। तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, L से, क्लियर है। तो यहां पर एक डेंसिटी आती है, कौन सी डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम
और लेंथ का होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो जाता है कूलम पर मीटर। तो आगे बात समझ में, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें आना चाहिए। क्लियर है कि अगर पूरे वायर पर, कंडक्टर पर जो चार्ज है वो Q है और उसकी लेंथ जो है वो L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, Q/L। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, इतनी सी लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, तो पूरे चार्ज में से उस लेंथ को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट लेंथ में चार्ज आ जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इक्वल्स टू Q/L। ऐसे हम पूरा चार्ज भी निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू लेमडा L। क्लियर है। अब हम पॉइंट पर आते हैं कि अगर इस पूरे कंडक्टर के लिए एक r डिस्टेंस पर पॉइंट है, वहां पर पॉइंट P है, वहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे कंडक्टर के कारण, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए था, बट हमें पूरे इसके लिए निकालना है। क्लियर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमने 11th मेथड्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन मेथड। हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, और फिर इसका हम क्या कर देते हैं, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो पूरे चार्ज के लिए क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्लियर है। तो अगर स्मॉल अमाउंट के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या फॉर्मूला होगा, डेली। ठीक है, डेली क्यों लिया है, क्योंकि ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें पूरे वायर के लिए नहीं निकाल रहे, एक छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल, इतने से। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है DL। क्लियर है। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज भी बहुत कम है, कितना है, DQ है, बहुत कम चार्ज, एक पॉइंट के जैसे है, इतना सा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज Q की वैल्यू क्या होती है, लेमडा L, बट स्मॉल अमाउंट में चार्ज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल Q इक्वल्स टू लेमडा डेल L, क्योंकि हम छोटे से पार्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल Q/r²। तो डेल E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0। डेल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा डेल L/r²। ये किसके लिए आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां पर इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, इतने से पार्ट के लिए। अब पूरे के लिए निकालना है तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो पूरे के लिए निकालेंगे तो छोटा 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 जुड़ते जुड़ते पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 लेमडा DL/r²। तो इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दीजिए, 1/4πε0 कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है, बाय, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, DL/r²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। क्लियर है। किसके लिए, इस पूरे वायर के लिए। तो मेथड आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये था हमारा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे कैसे हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको आप एक बार देखिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लिया। नेक्स्ट इस पे आ जाए हम, नेक्स्ट बी। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, बी नंबर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूरे सरफेस पर हो रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस कैसा, ये बोर्ड है, ये एक सरफेस है, कूलर की बॉडी ले ली, ऊपर 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 पूरा सरफेस है। क्लियर है। एक फुटबॉल ले लिया, पूरा स्फीयर का जो ऊपर ऊपर का पार्ट है वो क्या है, सरफेस है। अब डिस्ट्रीब्यूशन उस सरफेस पर हो रहा है। ओके, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जैसे कि एक हमने ले लिया सरफेस, ले लिया ये बोर्ड ले लिया हमने, ठीक है। अब इस पर चार्ज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इस टाइप से एकदम कंटिन्यूअस रहेगा और एक इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगी, क्योंकि एक दूसरे पर ये
फोर्स अप्लाई कर कर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंसिडर कर लो इस पूरी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q, पूरा चार्ज कितना है Q, और इसका एरिया कितना है, A है। तो यूनिट एरिया में क्या होगा, तो यूनिट एरिया में जो चार्ज रहेगा वो कितना हो जाएगा, Q बाय A। पूरे एरिया में कितना है, Q चार्ज है, तो एक स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए या फिर एक छोटे से एरिया के लिए, यूनिट एरिया के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाय A, और इसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम कहेंगे सिग्मा। सिग्मा मीन्स आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है कि एक यूनिट एरिया में, ठीक है, ये जैसे कि पूरा है 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, तो पूरे चार्ज में इस पूरे एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यूनिट एरिया का चार्ज आ जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाता है। ओके, अब इस पूरे सरफेस के लिए हमें r डिस्टेंस पर पॉइंट P प्रेजेंट है, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया है वही का वही इसमें भी करना है। हमारे पास फॉर्मूला है वो ओनली किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, कितना है 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर, पर हमें पूरे इसके लिए निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया के लिए निकाल लेंगे, एक छोटे से एरिया के लिए निकाल लेंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्मॉल एरिया एक पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। अब इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर पूरे सरफेस का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है। तो इस स्मॉल अमाउंट में चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेली इक्वल्स टू 1/4πε0। ये Q पूरा चार्ज था, बट यहाँ पर थोड़े से एरिया के लिए तो थोड़ा सा चार्ज होगा, कितना, डेल Q, तो 1/4πε0 डेल Q बाय r स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू सिग्मा। और अगर हम स्मॉल अमाउंट में चार्ज के लिए निकालें तो डेल Q इक्वल्स टू सिग्मा, और एरिया कितना है, स्मॉल एरिया, डेल ए, वैल्यू पुट करते हैं, डेल ई इक्वल्स टू 1/4πε0, डेल क्यू की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल ए बाय r स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं मीन्स पूरे सरफेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन रहेगी। ठीक है, सरफेस में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड टू ब्रेथ। ओके, तो 2 डायमेंशन के लिए हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ओके, या फिर सरफेस इंटीग्रेशन भी इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 सिग्मा डेल ए बाय r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1/4πε0 सिग्मा कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ए बाय r स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वीडियो को रोककर आप इसको देख लेना कहाँ कहाँ हमने क्या क्या किया है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में कैसा होगा, अभी हमने पढ़ा था केवल सरफेस बाहर था, अब अंदर भी होगा। कैसे, अब हमारे जो है बादल हैं, आ रहा है किधर से बादल आ रहा है किधर से आ रहा, अब आए और बीच में इनके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, एक में से दूसरा निकल के चला गया। फ्रिक्शन हुआ तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन से चार्ज बनता है। क्लियर है, पहले पढ़ चुके हैं।
तो उन दोनों बादलों में क्या हो जाता है, चार्ज से पूरा भर जाता है और सरफेस नहीं, पूरा बादल भर जाता है। क्लियर है? तो वहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर है? तो वहां पर हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सी volume charge distribution. If charge is distributed on entire volume of a conductor, then this distribution is called volume charge distribution. तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम में कैसे होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए हमने एक स्फीयर ले लिया है। ठीक है, अब सरफेस पे नहीं हो रहा है, पूरा वॉल्यूम में हो रहा है। इस टाइप से ये पूरा वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, फुटबॉल एकदम पूरा सॉलिड ले लिया है और पूरा उसके अंदर भर गया है पूरा चार्ज। क्लियर है? अब इस पूरे पे चार्ज कितना है, Q है, और इसका वॉल्यूम कितना है, V है। क्लियर है? तो इस कंडीशन में पूरे वॉल्यूम पे चार्ज Q है, तो एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, पूरे चार्ज में से पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। चार्ज का होता है कूलम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो कूलम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रो। ओके, अब ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू V। ओके, अब इस वॉल्यूम से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका, पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वॉल्यूम बहुत छोटा पॉइंट साइज के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे क्या होगा ये, इसको हम क्लियर करते हैं। तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो अगर स्मॉल वॉल्यूम के लिए एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया छोटा सा, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डेली स्मॉल 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। बट यहाँ पे चार्ज पूरा नहीं, पूरा तो Q है, पर यहाँ पे कितना है, डेल Q। तो डेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। डेल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल अमाउंट के लिए, डेल Q इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कितना रहेगा, छोटा रहेगा, तो डेल Q की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डेल V बाय R स्क्वायर। अब पूरे का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल ये आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं तीनों डायमेंशन के लिए, एक्स वाई और जेड के लिए, कि वॉल्यूम 3 डायमेंशन से मिलकर बना होता है 1/4πε0 रो डेल वी बाय आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम इसमें से ये टर्म को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को, 1/4πε0 रो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल वी बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये पूरे वॉल्यूम के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप थे इसके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें तीनों हमने डेंसिटी पढ़ी जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे काम में आएगी तीनों फॉर्मूले भी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q/A। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q/V। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, इसको आप देखिए, फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो हो गया आप लोगों का। आगे पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जो कि आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at small separation is called electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम हमें पता है सिस्टम कैसे बनता है, जब एक से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल इक्वल का है तो हम ये क्यू क्यू, ठीक है, दोनों इक्वल चार्ज हैं क्यू क्यू, बट अपोजिट चार्ज, अपोजिट के हिस्सा एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस है, इस टाइप से। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम सेपरेशन और स्मॉल सेपरेशन, तो इसके बीच के हम सेपरेशन कंसिडर कर लेते हैं कि 2a है। क्लियर है? 2a क्यों लिया? आगे कैलकुलेशन करेंगे वहां थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए हम 2a ले लेते हैं। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम है इतना बड़ा, इसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे HCl है, H2O है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। H पर जितना पॉजिटिव चार्ज, Cl पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, मीन्स फिर से हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस एंड माइनस। और ये दोनों जो HCl बनता कैसे है? H मीन्स हाइड्रोजन का आइटम और क्लोरीन का आइटम आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, पर इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो सेपरेशन होगी ही होगी। आगे बात समझ में? H और ये Cl, तो ये दोनों क्या है? इक्वल, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, जितना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव उतना ही क्लोरीन पर नेगेटिव, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, तो ये क्या बन जाता है? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। और ऐसा कैसा H2O भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। अब इस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज जो रहता है वो 0 होता है, क्योंकि अगर ये पूरा सिस्टम है तो सिस्टम पर प्लस और माइनस मिलकर कितना नेट चार्ज हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन आपको आ गई होगी। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो सेपरेशन है बहुत छोटी होती है, 10 to the power -6, 10 to the power -8 इस रेंज की होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो जो मोमेंट वर्ड है आप लोगों को याद होगा, रोटेशनल मोशन से आ रहा है कहीं ना कहीं पर, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो वहीं से ये डाइपोल मोमेंट वर्ड आया है। इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है? रोटेशनल मोशन यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो जो H2O है, HCl है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधे सीधे ही चल रहे हो, ठीक है, ये अपनी प्लेस पर ऐसे घूमते भी रहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, और रोटेशनल मोशन करते हैं तो मोमेंट आता है। मोमेंट एक इफेक्ट है रोटेशनल मोशन का। तो ये जब मोमेंट आता है तो इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का जो मोमेंट होगा उसको ही हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स।
ओके, तो ऐसे कैसे ही चार्ज का जो मोमेंट होगा, ऐसे चार्ज घूम रहा है, ठीक है, तो चार्ज का जो मोमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फोर्स का डायपोल मोमेंट आपने निकाला था तो आपको याद होगा कि फोर्स का डायपोल मोमेंट उसको हम टॉर्क भी कहते थे, टाउ, और इसका फॉर्मूला होता था एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ऐसे कैसे ही चार्ज का जो मोमेंट होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज q एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस q इंटू 2a, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। तो डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ओके, p इक्वल्स टू q इंटू 2a। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, q चार्ज, चार्ज मीन्स चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसका यूनिट हो जाता है कूलम इनटू मीटर। और इसका डायमेंशन अगर हम देखें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इस चार्ज का डायमेंशन हमने पढ़ा था A1 T1, और इस लेंथ, मीटर एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा L1, तो क्या हो जाएगा L1 T1 A टू द पावर 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायपोल मोमेंट होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है इसको क्लियर कीजिए। तो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कैसे हुई, तो क्यू तक स्केलर क्वांटिटी, बट 2a जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये लेंथ जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो इसकी डायरेक्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, -q से +q के साइड होती है। क्लियर है, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, -q से +q के साइड होती है। अब इसको समझते हैं, -q से +q की साइड क्यों लिए, क्योंकि ये हमने लिया है, ठीक है, ऊपर वाले ने सब बोला नहीं है कि बिल्कुल आप माइनस से प्लस की साइड ही लो। हमने क्यों लिया है, इसलिए लिया ताकि हमें आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। साइन कन्वेंशन जैसे हमने पढ़े थे 10th में, ठीक है, सेम वैसे ही ये कन्वेंशन के लिए हमने लिया हुआ है। अब देखिए, जैसे ये डायपोल है, समझते हैं इस बात को, इधर चार्ज है हमारा +q, यहाँ पर है -q, इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं होता है, तो पता लगाते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता लगाते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखो, अगर उस पर फोर्स लग रहा मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये +q चार्ज इसको क्या करेगा, इधर से धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, -q चार्ज इस +q नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पे इसको रखेंगे तो ये इधर जाएगा, +q से -q, मीन्स फील्ड इसको धक्का मार रही, मीन्स इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी किधर, तो मैंने बताया टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो +q से -q की साइड होती है। ओके, बट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है -q से किधर होती है, +q के साइड। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं इस बात को भी मैं क्लियर करता हूं। यहां पर क्लियर करते हैं। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहां पर बहुत सारे प्लस चार्जेस हैं और यहां पे माइनस चार्जेस हैं।
ये इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वही बात, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, ये इसको धक्का मारेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, तभी तो धक्का मार रहा है। क्लियर है। अब अगर इसके बीच में हम कहीं पर एक डाइपोल रख दें, ये मैंने डाइपोल रख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक ले लिया प्लस क्यू और यहाँ पे एक ले लिया माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, जिधर टेस्ट चार्ज आता है। अगर बीच में मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रहेगी, यहां से यहां। अब देखो डाइपोल की बात करूं मैं, तो ये प्लस को ये प्लस रिपेल करेगा, इधर धक्का मारेगा, ऐसा रखा हुआ है, ये इसको इधर धक्का मारेगा प्लस प्लस को, और माइनस माइनस को धक्का मारेगा ऐसा, तो ये घूमकर ऐसा हो जाएगा, मीन्स माइनस क्यू इधर हो जाएगा, प्लस क्यू इधर हो जाएगा। तो अब देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल जो है इसका प्लस इधर माइनस हो गया, इधर माइनस इधर प्लस हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस के साइड और डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस के साइड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इन सब के फॉर्मूले जो कि आगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए। थैंक यू।